ये कहानी है विमला की, जो अपने परिवार के साथ मीरा बाग में रहा करती। लेकिन एक दिन अचानक विमला सीता और उसके बेटे रवि को घर से निकाल देती है। बेटा, लगता है हमारी किस्मत में धक्के खाने ही लिखे हैं, तभी तो हम इस सुनसान सड़क पर अकेले हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इतनी रात गए कहाँ जाएं। माँ, आप ना फिक्र मत करो। जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि तू मेरा ख्याल अपने पापा की तरह रखेगा। बेचारे आधी रात को दोनों सड़क पर पैदल चलते हुए एक दूसरे की हिम्मत बांधते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे खड़े नजर आते हैं। दोनों उन्हें देखकर बहुत घबरा जाते हैं। तभी वो गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बेटा, जल्दी चल यहाँ से। मुझे लग रहा है ये गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अरे ओ मेरी लैला, कहाँ जा रही हो? वो भी आधी रात में इस लड़के को लेकर। अरे थक गई होगी। अरे आ जाओ। अरे बहुत जगह है। इस लड़के को तो अब मैं रखूंगा अपने पास। और एक बार साथ चलो तो। गुंडे कमेंट करते हुए सीता के सामने आ जाते हैं और एक गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है और सीता बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। बेशरम आदमी, हाथ छोड़ मेरा, वरना मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर। अरे गंदे अंकल, आप मेरी मम्मा का हाथ छोड़ो वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगा। माँ के साथ ये सब होता देख रवि गुस्से में उस गुंडे के हाथ पर काट लेता है और दोनों माँ बेटे गुंडों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही भागते हुए उन्हें ट्रक खड़ा नजर आता है। दोनों उसमें बैठकर छिप जाते हैं। कुछ देर में वो ट्रक चलने लगता है और थोड़े समय बाद वो एक ढाबे पर जाकर रुक जाता है। माँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वैसे आपको भी भूख लगी होगी ना? हाँ बेटा, भूख तो लगी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं कुछ जुगाड़ करके आती हूँ। क्या पता कुछ खाने को हमें मिल ही जाए। सीता की नजर एक ढाबे पर जाती है जिसका नाम रात की रसोई होता है। जहाँ वो देखती है कि ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा है। उसको देख सीता वहाँ खड़े उस आदमी के पास जाती है जिसका नाम लखन था। भैया, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? वो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा बहुत भूखा है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देते तो आपकी बहुत बहुत कृपा होती। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है जैसे तुम भागी हुई हो। क्या चक्कर है आखिर? भैया जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस अंधेरी रात में मैं अपने बच्चे के साथ भटक रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास ना तो रहने की कोई जगह है और ना ही खाने को कुछ है। मेरा बेटा वहाँ भूखा खड़ा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत भूखा है। अरे देखने में तो भली भाली लगती हो, लेकिन मेरे पास खाने को तो बहुत कुछ है, मगर मैं दूंगा नहीं। वो क्या है ना, मैं फ्री में किसी को कुछ नहीं खिलाता। अगर तुम ये बर्तन धो सकती हो तो शायद कुछ हो जाए। जी भैया, क्यों नहीं। मैं खाने के लिए ये बर्तन साफ कर दूंगी। लखन के कहने पर सीता झूठे बर्तन धो देती है और बदले में उसे 2 प्लेट खाना मिल जाता है। दोनों माँ बेटे एक साथ ढाबे के किनारे नीचे बैठकर खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। ये सब देखते हुए लखन को उन पर बहुत दया आ जाती है। अरे बहन, तुमने अपनी पूरी रात यही बाहर गुजार दी? भैया जी, हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं है और हम इस शहर के बारे में कुछ जानते भी नहीं। क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो मेरे ढाबे पर बर्तन धो दिया करो। मैं महीने के अंत में कुछ पैसे दे दूंगा और तुम्हारे रहने खाने का भी बंदोबस्त यही हो जाएगा। बताओ। ठीक है भैया,
मैं ये काम कर लूंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें रहने को सहारा दिया। अरे अब जब तुमने मुझे भाई बोल ही दिया है और तुम भी मेरी बहन बन ही गई हो, तो फिर शुक्रिया कैसा। अब तो मेरा फर्ज बनता है। माँ, अगर आप बर्तन धोया करोगी ना तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। ठीक है बेटा। दोनों माँ बेटे मुंह हाथ धोकर लखन के साथ काम पर लग जाते हैं और ऐसे ही सीता ढाबे पर बर्तन धोने का काम करती रही। वहीं रवि माँ के साथ लोगों को खाना सर्व करने का काम करता। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ भैया, आज आप बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे बहन, आज रात की रसोई के लिए कोई खाना बनाने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह बावर्ची की माँ है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो आज रात को कैसे होगा खाने का जुगाड़, मैं यही सोच रहा हूँ। भैया अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, मैं अकेले सब बना लूंगी। अरे सच में तुझे खाना बनाना आता है? तो बढ़िया है, तो एक काम कर, तुम मेरी मदद कर दो। वो क्या है ना, ग्राहक दूसरी जगह चले गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं 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 भैया, मैं आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। और आप देखना, दूसरी दुकान के ग्राहक भी हमारे यहाँ ही आएंगे। लखन सीता की बात सुनकर उसे खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप देता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं इतना सारा खाना खराब ना हो जाए। ऐसे ही रात होने से पहले सीता जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। और जब रात होने के बाद उसकी दुकान पर खाने के लिए लोग आते हैं, तभी उसमें से एक कहता है, अरे लखन, जल्दी यहाँ आओ। हाँ भाई, क्या बात है, क्या हुआ? वाह लखन, आज तो मजा ही आ गया। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। लगता है आज खाने में कुछ अलग ही मिला है। डरा हुआ लखन ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, भाई साहब, खाना पसंद आया क्या? अरे भैया, आज तो खाना बड़ा ही लाजवाब बना है। सच में मजा ही आ गया खाकर। अरे हाँ भैया जी, अब तो रोज खाना खाने यहीं आएंगे। स्वादिष्ट है खाना यहाँ का। अरे ये खाना मेरी बहन ने बनाया है, अब से रोज यही बनाएगी। लोगों को सीता के हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि लखन अब खाने की जिम्मेदारी सीता को सौंप देता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ और दूसरी दुकान के लोग भी रात की रसोई पर ही आने लगे। वहीं रवि भी अब पढ़ाई करने लगा और स्कूल के बाद अपनी माँ से चोरी छिपे परचून की दुकान पर सामान की बोरियां उठाकर दुकान में रखने का काम करता। ऐसे ही एक दिन। अरे रवि बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो बहुत दुख होगा उसको। प्लीज आप ना माँ को ये मत बताना कि मैं ये काम करता हूँ, वरना उनको बुरा लगेगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तू यहाँ काम नहीं करेगा। पक्का, आज के बाद ये काम मैं नहीं करूँगा। अरे सीता बहन, आज शाम को जल्दी खाना बना लेना। वो क्या है ना, आज थोड़ी ज्यादा मात्रा में खाना बनेगा। मुझे लग रहा है तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तभी तो देखो भीड़ बढ़ती जा रही है दिन बर दिन। जी लखन भैया, मैं आज खाना बनाने की तैयारी में जल्द लग जाऊंगी। यूं ही सुबह से शाम होती है और शाम से रात होते ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो जाती है और इसी तरह सब सीता के खाने की तारीफ करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ ढाबे का काम इतना बढ़ जाता है कि अब 1 से 4 ढाबे हो जाते हैं और अब लखन सीता को चलाने के लिए एक ढाबा देता है। और एक दिन। अरे सीता, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो पैसे का गल्ला पूरा खाली है। अरे यहाँ से पैसे कहाँ गए? तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा था क्या? भैया यहाँ तो कोई नहीं आया, गले के पास तो मैं और रवि थे बस। अरे फिर ये पैसे किसने चुराए? तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, अरे भाई साहब, अरे ये देखिए, अरे वीडियो में क्या किया। अरे वो जो रवि है ना, जो यहाँ पे रहता है, अरे उसी ने पैसे चुराए आपके। अरे वो बात ये है ना
कि मुझे खाते वक्त वीडियो बनाने की आदत है, और जब मैं वीडियो चेक कर रहा था कि कैसी बनी है तो उसमें साफ साफ दिख रहा है वो रवि वो आपके गले से कुछ निकाल कर लेकर गया है। नहीं भैया, मेरा रवि ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपने रवि पर पूरा यकीन है। अरे बहन, मुझे भी पूरा यकीन है रवि ऐसा नहीं करेगा। लेकिन रवि है कहाँ? जरा उसे बुलाओ तो सही, आखिर पता तो चले ये काम करा किसने है। रवि वहाँ आता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में जो नीली कलर की शर्ट पहनी हुई है वो सामने रवि ने पहनी थी। वहाँ बैठे सभी लोग रवि पर उंगली उठाते हैं कि ये चोरों का ढाबा है, यहाँ चोरी हुई है तो कल तो फिर ये हमारे साथ भी चोरी कर सकता है। लोगों की बात सुनकर और देखकर लखन कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया रवि, तुझे पैसे की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता। अरे चोरी करने की क्या जरूरत थी? ये चोरी मैंने नहीं करी, आप मेरा यकीन करो। लखन माँ बेटे की एक बात नहीं मानता और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और जो पैसे सीता ने जोड़े थे उनसे वो लखन के सामने ही एक ढाबा लेती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ उसका काम बहुत अच्छा चलता है और ग्राहकों की धूम मच जाती है, और अब वो अपने ढाबे का नाम सीता की रसोई रखती है। रवि बेटा कहाँ है? तेरा मामा आया है। अरे किशोर जी, आज आप यहाँ? कहीं आप अपने घर का रास्ता तो नहीं भूल गए थे? नहीं, बस मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए यहाँ का चक्कर नहीं लग पाया। वैसे मेरी बहन कहाँ है? बहुत टाइम हो गया उन्हें देखा नहीं है, जरा उन्हें बुलाओ तो। सीता, अब क्या बताऊं मैं आपको। हम भगवान के दर्शन करने गए थे, वो भी हरिद्वार। ज्यादा भीड़ होने के कारण पता नहीं कैसे माँ बेटे भीड़ में ही गुम हो गए। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की। ये सब सुनकर किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबको बहुत सुनाता है कि मुझे बताने तक की भी जरूरत नहीं समझी, और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन के बाद किशोर हरिद्वार जाता है। रास्ते में उसे भूख लगती है, तभी वहाँ खाने के लिए एक ढाबे पर उतरता है और उसकी नजर उस ढाबे पर बैठी एक औरत पर जाती है। बहन तू यहाँ? मैं तेरे घर गया था तो मुझे वहाँ पता चला कि तू हरिद्वार में कहीं गुम हो गई थी। तेरी सास ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तो यही सोच रहा था ना जाने कहाँ होगी मेरी बहन और भांजा। भैया, तुम नहीं जानते वो लोग कितने झूठे हैं। कैसे उन लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपको सारा सच बताती हूँ। रवि के पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मुझसे घर का सारा काम करवाते। यहाँ तक कि कमला दीदी ने भी अपने पति के साथ मुझ पर बहुत जुल्म किए। और तो और उन लोगों ने मुझे डरा धमका कर सब कुछ अपने नाम करवा लिया और हमें धक्के मार कर आधी रात में घर से निकाल फेंका। कितने गिरे हुए लोग हैं वो लोग। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इतने लालची हैं कि अपनी बहू और पोते को रोड पर छोड़ दिया। बहन तू चिंता मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है। चल तू मेरे साथ। मामा जी आप यहाँ कैसे? बेटा यहाँ तो किस्मत खींच कर लाई है, और तू तो बड़ा हो गया है। चल अब अपने मामा के साथ चल, तीनों एक साथ रहेंगे। नहीं भैया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का ढाबा है और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस ढाबे की बदौलत ही हूँ। और ये जो सामने आप भैया देख रहे हैं, उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। आज मेरी कामयाबी के पीछे उनका हाथ है। भैया आपको मेरी कसम है, आप मुझे जाने के लिए नहीं बोलेंगे दोबारा। ठीक है बहन, अगर तुझे मेरे साथ नहीं चलना तो कोई नहीं, मत जा। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तू यहाँ खुश है और तुझे खुश देखकर तेरा भाई भी वहाँ खुश रहेगा, और मैं तुझसे मिलने आता रहूंगा मेरी बहन। किशोर बहुत खुश होता है अपनी बहन की हिम्मत देख। उसे ले जाने की जिद नहीं करता और थोड़ी देर के बाद अपनी बहन के पास बैठकर उससे खूब सारी बातें करता है, और थोड़ी ही देर बाद वो हरिद्वार के लिए निकल जाता है। और देखते ही देखते सीता का काम बहुत बढ़िया चलने लगता है।
अब वो अपनी 3 दुकानें कर लेती है। कुछ दिन के बाद वहीं दूसरी तरफ एक आदमी चोरी करने की फिराक में लखन के ढाबे पर जाता है और लखन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसे शक होता है कि पहले जो चोरी हुई थी कहीं वो चोरी इसी ने नहीं तो की। उसने मारने पीटने पर जब पूछा तो वो कबूल करता है कि उसने रवि के कपड़े पहनकर चालाकी से चोरी की थी और लखन सीता को सब बताकर उससे माफी मांगता है और दोनों मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।